मैं परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था एकीक नियम, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक यानी इंग्लिश में अगर हम कहें तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इसका शॉर्ट में बोले तो एलसीएम और हिंदी में बोले तो लस। और महत्तम समापवर्तक का शॉर्ट में नाम है एचसीएफ या फिर हिंदी में बोले तो मस। ठीक है, दोनों चीज आपको मैंने बता दी है। अब देखिए इनमें एक शब्द आया है यहाँ पर समापवर्त्य और यहाँ पर है समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब तो आपको मैंने पहले बता दिया था जब हमने पहला टॉपिक पढ़ा था संख्या और संख्या पद्धति में। तो लघुत्तम का मतलब होता है छोटी और महत्तम का मतलब होता है बड़ी। एक बार और फिर समझ लेंगे। तो यहाँ पर दो शब्द आए समापवर्त्य और समापवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लघुत्तम समापवर्त्य या महत्तम समापवर्त्य समझने से पहले हमें इन शब्दों को समझना पड़ेगा, तभी हम लस और मस को कर पाएंगे। तो देखिए समापवर्त्य जो शब्द लिखा है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्त्य। सम का मतलब क्या होता है समान और अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। क्या होता है गुणज। जो गुणज मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि गुणज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। अपवर्त्य यानी गुणज किसे कहते हैं, तो किसी संख्या का अपवर्त्य या गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब है जिसमें उन संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर 4 का अपवर्त्य हम लिख रहे हैं, तो 4 का अपवर्त्य क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। कहने का मतलब है गुणज का मतलब होता है गुणा करना, यानी 4 को बार बार गुणा कर रहे हैं, यानी 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी जैसे हम पहाड़ा लिखते हैं ना वही हमारा गुणज होता है। ठीक है, फिर 6 का अपवर्त्य हम लिखिए तो 6 का अपवर्त्य होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और मैंने पीछे डैश लगाया, इसका मतलब ये चलते रहेंगे, आगे तक जाते जाएंगे। तो अब ये अपवर्त्य जो होते हैं उनके बारे में आपको कुछ बातें हैं, इनके कुछ तथ्य हैं, प्रमुख तथ्य वो भी याद होनी चाहिए कि क्या तथ्य इनके होते हैं, क्योंकि हमारे जो टॉपिक है उसमें अलग से गुणज का कोई टॉपिक भी नहीं है और नहीं हमारे गुणनखंड का कोई टॉपिक है, फैक्टर का और मल्टीपल का नहीं है। तो हम इसी टॉपिक में इन दोनों चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए प्रमुख तथ्य क्या है, ये जो लिखा है उसी के आधार पर ये प्रमुख तथ्य मैंने यहाँ पर लिखे जो आपको मैं एक एक करके समझा रही हूँ यहाँ पे। तो पहला तथ्य है कि किसी संख्या का पहला अपवर्त्य संख्या स्वयं होती है, या गुणज भी कह सकते हैं। कई अपवर्त्य शब्द आए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, अपवर्त्य का मतलब ही गुणज होता है। ठीक है, किसी संख्या का पहला अपवर्त्य संख्या स्वयं होती है, यानी देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि 4 के अपवर्त्य, तो देखिए पहला जो अपवर्त्य है वो 4 ही है और 4 के अपवर्त्य लिखे यानी सेम वही संख्या होगी, यानी स्वयं खुद ही अपना एक अपवर्त्य होगा। पहला जो अपवर्त्य होगा वो स्वयं संख्या खुद होगी यानी स्वयं होगी। ठीक है, पहला तथ्य हो गया कंप्लीट। दूसरा तथ्य है कि किसी संख्या का अंतिम या हम कहें कि सबसे बड़ा अपवर्त्य आपको निकालना है तो वो निकालना हमारे लिए संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक चलते जाते हैं, यानी इनका कोई अंत नहीं। या भी हम भी कह सकते हैं कि अगर हमें किसी का भी अपवर्त्य पूछ ले, सबसे बड़ा पूछे, तो हम क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे। क्या कहेंगे, अनंत, यानी निकाल नहीं सकते क्योंकि ये चलती जाती है। इसलिए क्या हो जाएगा कि किसी संख्या का अंतिम अर्थात सबसे बड़ा अपवर्त्य निकालना संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा तथ्य है किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अनंत होती है, यानी इनकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, या अनंत होती है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका अंत नहीं होता। आगे डैजेस लिखा है, इसका मतलब आगे तक चलते जाएंगे। तो दोनों बातें हो सकती है कि किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि क्या होती है, अनंत होती है, यानी इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। क्या होती है, किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है, यानी हम गिनकर नहीं बता सकते कि 4 के अपवर्त्य इतने होंगे या 6 के इतने होंगे, 12 के इतने होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी संख्या क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है,
चौथा तथ्य है कि किसी संख्या के अपवर्त्य संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। देखिए अभी हमने 4 के अपवर्त्य लिखी, तो देखिए 4 4 8 फिर 12 16 20 24 चल रहे हैं। इसका मतलब या तो संख्या के बराबर है या संख्या से बड़े, संख्या से छोटे कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, 6 का अपवर्त्य हमने लिखा तो देखिए 6 12 18 यानी या तो 6 के बराबर है या फिर 6 से बड़े 6 से छोटे नहीं होंगे। तो ये इसके प्रमुख 4 तथ्य जो मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि किसी भी संख्या का जो पहला अपवर्त्य होगा खुद वो स्वयं संख्या ही होगी जिसके हम अपवर्त्य लिख रहे हैं। दूसरी बात क्या होगी कि किसी भी संख्या के अगर हमें सबसे बड़ा अपवर्त्य बोले कि सबसे बड़ा अपवर्त्य बताओ, ठीक है, यानी अंतिम पूछे या सबसे बड़ा पूछे, तो हम कहेंगे कि वो क्या होता है, अनंत होता है, या कह सकते हैं कि निकालना संभव नहीं है। उसके बाद तीसरा तथ्य है कि किसी संख्या के जो अपवर्त्य होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अनंत होती है, या कहे कि संख्या निश्चित नहीं होती। चौथा होगा कि संख्या के जो अपवर्त्य हम निकाल रहे हैं या तो संख्या के बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। तो ये 4 चीजें हमने इसमें सीख ली है। ठीक है, उसके बाद में हम समापवर्त्य का हमने मतलब समझा। अब हम समझेंगे समापवर्तक किसे कहते हैं। समापवर्तक यानी समापवर्तक 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्तक। सम का मतलब समान और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, तो अपवर्तक पढ़ रहे हैं हम कि अपवर्तक किसे कहते हैं यानी गुणनखंड किसे कहते हैं। तो किसी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड अंग्रेजी में बोले तो फैक्टर वो है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी जिस संख्या के हम गुणनखंड निकाल रहे हैं उन सभी का भाग उस संख्या में पूरी बार चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं 8 के अपवर्तक लिखे हैं यानी गुणनखंड लिखे हैं, तो 8 में किस किस का भाग जाता है ये लिखना है। सीधा सीधा मतलब है, ये जो लाइन लिखी इसका मतलब है, गुणनखंड का मतलब है कि वो जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वो ही उसके क्या होंगे, अपवर्तक होंगे। ठीक है, गुणनखंड होंगे। ठीक है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड, तो वो बात अलग है। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, हम केवल गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि जिस भी संख्या के हम गुणनखंड या अपवर्तक निकाल रहे हैं उन सभी का भाग उस संख्या में पूरी बार चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे 8 के हम अपवर्तक लिखना शुरू करते हैं तो एक सभी संख्या, जितनी भी संख्या है, कोई सी भी संख्या का हम अपवर्तक निकाले तो एक तो उनका होगा ही होगा। ये तो आपको बिना देखे ही लिख देना है कि एक तो सभी का ही अपवर्तक होता है। ठीक है, तो एक हो गया। फिर उसके बाद 2 का भाग जाता है इसमें 4 बार, 2 चौके 8, 3 का नहीं जाता है, छोड़ दिया। 4 का जा रहा है, 4 दूनी 8, 5 का नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का जा रहा है, 8 एकम 8। तो इसके अपवर्तक को हमारे 1 2 4 और 8, यानी अगर हम गिने तो 1 2 3 4 इसके अपवर्तक हो किसके, 8 के। ठीक है, अब देखिए 12 के हम अपवर्तक लिखे तो 1 लिख दिया, 1 का भाग तो सभी में जाता है। ठीक है, तो 1 का भाग जा रहा है 12 में 12 बार। ठीक है, 2 का भाग 2 छिकी 12, 3 का भी जा रहा है 3 चौक 12, 4 का भी जा रहा है 4 त्री 12। ठीक है, 5 का नहीं जाता है, 6 का जा रहा है 6 दूनी 12, उसके बाद 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जा रहा, 10 का भी नहीं जाता है, 11 का नहीं जाता है, 12 का जा रहा है, 12 एकम 12। ठीक है, तो ये इसके अपवर्तक हो गए 12 के, 1 2 3 4 6 और 12। अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 इसके अपवर्तक हो गए 12 के। ठीक है, ये अपवर्तक लिख दिए। पहले हमने अपवर्त्य लिखे थे, अब हमने लिखे हैं अपवर्तक। ठीक है, अब इसके भी हम तथ्य जान लेते हैं कि अपवर्तक किसे कहते हैं, क्या क्या उनकी जो तथ्य होते हैं। तो देखिए पहला तथ्य है कि किसी संख्या का जो पहला अपवर्तक होगा वो क्या होता है, 1 होता है। अभी मैंने कहा था कि 1 तो आपको लिखना ही लिखना है, जब भी आप किसी का अपवर्तक निकालने जा रहे हैं तो 1 को सबसे पहले लिख देना है, क्योंकि उसका पहला अपवर्तक ही क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी संख्या का पहला अपवर्तक क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, दूसरा तथ्य है कि किसी संख्या का अंतिम अपवर्तक संख्या स्वयं होती है। जैसे उसमें हमने लिखा था अपवर्त्य में कि जो पहला अपवर्त्य होगा स्वयं संख्या होगी, लेकिन इसमें जो अंतिम होगा संख्या, किसी संख्या का जो अंतिम अपवर्त्य होगा संख्या स्वयं होगी। ठीक है, दोनों के जो तथ्य है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसका पहला था, यहाँ पर इसका क्या होगा, आखिरी या अंतिम होगा, किसका,
किसी भी संख्या का जो अंतिम अपवर्तक आपको पूछ ले तो अंतिम अपवर्तक क्या होगा, वो स्वयं संख्या ही होगी। जैसे 8 है तो 8 का अंतिम अपवर्तक क्या है, 8 ही है, तो वो स्वयं खुद ही है। ठीक है, जैसे 12 के लिखे तो 12 का अंतिम जो अपवर्तक था वो 12 है, तो 12 क्या है, स्वयं संख्या ही है। ठीक है, तो किसी संख्या का अंतिम अपवर्तक संख्या स्वयं होती है। ठीक है, यहाँ पर समझा रही हूँ मैं, इसके द्वारा आपको पता चल गया, पहला समझ में आ गया कि किसी संख्या का पहला अपवर्तक है वो क्या होता है, 1 होता है। देखिए 8 का पहला अपवर्तक क्या है, 1। 12 का पहला अपवर्तक क्या है, 1। किसी का भी आप अपवर्तक लिखोगे तो क्या आएगा, पहला अपवर्तक 1 ही आएगा। ठीक है, दूसरा तथ्य था कि किसी संख्या का जो अंतिम अपवर्तक होगा ना वो संख्या स्वयं ही होती है। जैसे 8 है, इसका अंतिम अपवर्तक 8 है, जो स्वयं संख्या है। ठीक है, 12 है, उसका अंतिम अपवर्तक 12 है, जो स्वयं संख्या है। ठीक है, दोनों समझ में आ गई। तीसरा तथ्य है कि किसी संख्या के अपवर्तकों की जो संख्या होती है, संख्या निश्चित होती है। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। निश्चित का मतलब फिक्स है कि इसके 2 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 12, किसी के 15, किसी के 16, इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो देखिए 8 के जो अपवर्तक हम गिने तो 1 2 3 4 है, तो फिक्स है, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होंगे। फिक्स है कि 8 के अपवर्तक 4 ही होते हैं। अगर संख्या में पूछे आपसे कि 8 के कितने अपवर्तक होते हैं तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। पूछे कौन कौन से होते हैं तो 1 2 4 और 8 होते हैं, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, 12 के अपवर्तक देखिए तो इसके 1 2 3 4 5 6, यानी 6 होंगे, 6 से कम भी नहीं होंगे, 6 से ज्यादा नहीं। ये फिक्स है। फिक्स का मतलब है निश्चित है कि इसके जो अपवर्तकों की संख्या होगी निश्चित होगी, जबकि अपवर्तक की संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है, हम अनंत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या निश्चित होती है, यानी 8 के 4 है तो 4 ही रहेंगे और 12 के 6 है तो 6 ही रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। तो फिक्स है इनकी संख्या, ये भी आपको मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। चौथा तथ्य है कि किसी संख्या के अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर होता है। उसमें क्या था, बराबर या बड़ा होता है, इसमें बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो अपवर्तक में क्या होगा कि किसी संख्या के अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर होता है। तो देखिए 8 की जो अपवर्तक है 1 2 4 8 है, तो 8 या तो इसके बराबर है या इससे सभी छोटे हैं, इससे बड़े नहीं है। 12 की देखिए तो 12 इसके बराबर है या सभी इससे छोटे हैं, इससे बड़े नहीं है। तो चारों जो तथ्य, प्रमुख तथ्य जो आपको पता होना चाहिए, ये आपको मैंने कंप्लीट बता दिए। यानी जो हमारे लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक में जो 2 शब्द आए थे, समापवर्तक और समापवर्तक, तो उन दोनों का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ऐसे तो कई गाइडों में अलग अलग टॉपिक आता है, लेकिन हमारे नहीं है अलग टॉपिक, इनका अलग से लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक ही टॉपिक दे रखा है हमारे, तो हमने इसी में ही सीख लिया। लेकिन ये इसके अंदर ही छुपा हुआ है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको खोल के पूरा बता दिया कि अपवर्तक किसे कहते हैं और अपवर्तक किसे कहते हैं। क्योंकि गुणज और गुणनखंड तो आपने सुने होंगे, लेकिन ऐसे शब्द भी आ जाते हैं गणित में कभी कभी जो हम जानते हैं लेकिन हमें वहां पर पता नहीं चल पाता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड और अपवर्तक का मतलब होता है गुणज। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आपको इनको लिख भी लिया करो, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ताकि आप जब दोबारा स्टडी करो तो आपको पता रहे कि हाँ ये चीजें इसमें होती है। ठीक है, अब ये दोनों शब्दों के मतलब हमने सीख लिए हैं, तो अब स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला है, दोनों है तो एक दोनों को पढ़ना है हमें, तो पहले हम लघुत्तम समापवर्तक को पढ़ते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या हम कहे कि एलसीएम या लसक किसे कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्तक या लसर, शॉर्ट में अगर हम ये संक्षेप में कहे तो लसर किसे कहते हैं, तो 2 या अधिक संख्याओं का, 2 हो सकती, 2 से ज्यादा, 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती है, 2 या अधिक संख्याओं का छोटे से छोटा उभयनिष्ठ अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब भी बताया था गुणज, उनका लसर कहलाता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में क्या हो, समान हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे उनका लसर कहलाता है। या दूसरी अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, परिभाषा की बात करें, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए या पूरा भाग चला जाए, वो उनका लसर कहलाता है। यानी यहाँ लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, लघुत्तम का मतलब क्या होता है, छोटा। तो लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें जो दी हुई संख्या होती है ना, प्रत्येक जितनी भी संख्या को हम लसर निकाल रहे हैं,
तो प्रत्येक द्विवीय संख्या द्वारा वो क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जो लसा हमारा निकल कर आएगा और जितनी भी संख्या हमें दे रखी है वो उसमें जब हम भाग लगाएंगे तो वो पूरी तरीके से उसमें भाग चला जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, लस कहते हैं या लघुत्तम समाप्रत्यय कहते हैं। अब लघुत्तम समाप्रत्यय कैसे निकालते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम निकालेंगे, तो इसको निकालने की कई विधियां होती है। अब यहाँ पर मैंने बताई आपको लघुत्तम समाप्रत्यय निकालने की विधियां, तो मैंने यहाँ पर 3 विधियां लिखी है। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारी दूसरी विधि है भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड से भी हम कर सकते हैं। और तीसरी है समाप्रत्यय के आधार पर भी, यानी कॉमन मल्टीपल निकाल कर भी हम क्या कर सकते हैं, इनका लघुत्तम संख्याओं का लघुत्तम समाप्रत्यय निकाल सकते हैं। ये विधियां हैं, ठीक है। अब तीनों विधि से आपको मैं सवाल को करके बताऊंगी, जो विधि आपको अच्छी लगे, समझ में आए, उस विधि से आप उनको लघुत्तम समाप्रत्यय या लस को हल कर सकते हैं। तो आगे हम इसके उदाहरण से इन विधियों को करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा है कि 16 तथा 24 का हमें लसा यहाँ पर निकालना है। अब तीनों विधियों द्वारा मैं आपको इस सवाल को करके यहाँ पर समझा रही हूँ आपको। तो पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो उससे हम इनको करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। कॉमन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड, अब यहाँ गुणनखंड हमें पता है और यहाँ पर अभाज्य, यानी केवल अभाज्य गुणनखंड ही इनके लिखने हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चाहो तो आप निकाल सकते हो। अभाज्य का मतलब है केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगना चाहिए, ठीक है। गुणनखंड अलग बात होती है, मैंने अभी बताया था, गुणनखंड मैंने समझा दिया आपको। और अभाज्य इसके आगे लग गया, इसका मतलब इसमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना है, इसलिए इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। चाहो तो आप निकाल लो या फिर आप लिख लो भाई 16 के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे, तो आप निकाल भी सकते हैं। तो देखिए 16 है तो 16 के अभाज्य यानी अभाज्य संख्याओं का भाग लगाना है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये आपने पहले ही हमारे जो टॉपिक था संख्या और संख्या पद्धति उसमें अच्छे से सीख लिया था, ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और जो भाजकता के नियम ये सब हमारे काम आएंगे, इसलिए पहले हमने इनको पढ़ा था, इसलिए आगे की प्रश्नावली में दिक्कत नहीं आएगी। तो 16 में देखो 2 का भाग जाता है, 2 8 16, फिर 2 का जा रहा है 2 चौक 8, फिर 2 का जा रहा है 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2, ठीक है। 24 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखिए तो 24 में देखिए 2 का जा रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। भाजकता के नियम में पता है क्योंकि इकाई का अंक 4 है और जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। 2 का भाग 12 में जा रहा है, 2 6 12, फिर 2 का जा रहा है 2 3 6, फिर 3 का जा रहा है 3 में 3 एकम 3, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में तो उन्हीं का ही भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 16 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। और 24 के हमारे गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ठीक है। अब आगे कैसे करना है कि जब अब इन दोनों में क्या करना है, हमें इनके क्या करना है, जोड़े बनाने। जैसे 2 का 2 इसमें भी है इसमें भी है तो एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया, ठीक है। 2 इसमें भी है और इसमें भी तो एक जोड़ा हमारा इसमें बन गया, 2 इसमें भी है इसमें भी तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया। और इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 3 है इसमें नहीं है तो ये नहीं है, तो इनको अभी हम लिखेंगे, यानी जोड़े बनेंगे वो तो लिखेंगे उनमें से एक एक बार, और जो नहीं बने जोड़े उनको हम एक साथ पीछे लिख देंगे, ठीक है। दूसरा भी तरीका होता है इसका, देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है हमारे 4 बार है, तो 2 की घात 4 आ गया, ठीक है। 2 यहाँ कितनी बार है 3 बार है, इसलिए 2 की घात 3 आ गया और गुणा में क्या आ गया हमारे 3। इस तरीके से भी शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 4 है, तो इसमें 4 ज्यादा है, इसमें 2 की घात 3 बार है, ये 4 बार, तो हम 4 बार ले लेंगे, ठीक है। और 3 एक बार है तो उसको एक बार उतार दे, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लाइन लिख देंगे कि 16 तथा 24 का लसर, 24 तथा 16 तथा 24 का लसर, तो 2 का जोड़ा बन गया तो इसमें से 2 ले लेंगे, फिर इस दोनों 2 का जोड़ा एक बन रहा है इसमें से भी 2 ले लेंगे, इसमें भी 2 का जोड़ा बन रहा है इसमें से 2 ले लेंगे। अब ये 2 और 3 इनका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इनको ऐसे कैसे उतार देंगे। जितनी भी संख्या हमारी छूट गई है जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, 3 संख्या होगी तब भी हम वहां पर 3 के जोड़े बनाएंगे, 2 के भी जोड़े बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं बन रही है इनके जोड़े तो इनको भी ऐसे ही उतार देंगे 2 गुणा में 3,
ठीक है, चाहो तो हम ऐसे कर सकते, देखो 2 की घात 4 हमने लिया, 2 की घात 4 कम लो, 2 को 4 बार लिख दो और 3 बचे, 3 को लिख दिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी ज्यादा जो घात होती है उसको हम लेते हैं, जैसे 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, तो यहाँ 2 की घात 4 आएगा और 3 की है नहीं ऊपर, तो 3 ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा किया 8 दूनी 16, 16 को 3 से गुणा किया तो 16 3 48। ठीक है, तो हमारे पास इनका लसर क्या आ गया, 48 या 48 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने कर लिया, अभाज्य गुणनखंड से हमने 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, 24 के भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में हमने क्या कर लिया, उनको स्तंभ भी कह सकते हैं या जोड़े बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े बन गए, तीनों जोड़े में से हमने 2 2 2 2 के जोड़े बने तो 2 ले लेंगे, 3 का जोड़ा बनेगा तो उसमें से 3 ले लेंगे, 5 का जोड़ा बन रहा है तो उसमें से 5 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे तीनों जोड़े 2 2 के बने थे, तो इसमें से 2 ले लिया, इसमें जोड़े में से 2 ले लिया, इस जोड़े में से भी 2 ले लिया। अब जोड़े में से तो ले लिया, अब बची हुई है हमारे यहाँ पे 2 और 3, तो उसको भी हम लिख देंगे और जो भी अभाज्य गुणनखंड है उनको गुणा कर देंगे, वही उनका क्या होगा, लसर या लघुत्तम समापत्ति होगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। कौन सी विधि है, भाग विधि। इसको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ भाग विधि। ठीक है, यानी डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, तो भाग विधि है तो हम भाग देकर यहाँ पर करेंगे, तो दोनों को साथ में रखेंगे 16 और 24। ठीक है, भाग लगाइए, तो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले थे यहाँ पर दोनों के अलग अलग करके, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई 16 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 होंगे, 24 के 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 होंगे। ठीक है, अब भाग विधि से कर रहे हैं तो यहाँ भाग लगाएंगे, अब 16 24 में, और भाग भी किसका लगाएंगे, अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, तो 16 और 24 में 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इसका एकांक अंक 6 है, इसका एकांक 4 है, जो हमने पहले पढ़ लिया था भाज्यता के नियम में। तो 2 का भाग जा रहा है 2 8 16 और 2 का इसमें जा रहा है 2 एकम 2 2 दूनी 4। फिर 2 का जा रहा है 2 चौके 8 2 छिकी 12। फिर 2 का जा रहा है 2 दूनी 4 2 तिया 6। फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा तो 3 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं में जाता है तब तक देते जाते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का देंगे। अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो फिर उसके बाद 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3, तो उसका देंगे। 3 का नहीं जाता तो फिर 5 का, इसे हम बढ़ते हुए चलेंगे, जितनी बार जा रहा है 2 का देते जाएंगे जब तक जा रहा है। जिन संख्याओं में नहीं जाता है, यानी यहाँ पर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 संख्या भी हो सकती है, जिनमें नहीं जाता उनको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 का भाग गया था 2 में एक बार, लेकिन 3 में नहीं गया तो 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ एक आ गया, जो विधि होती है कब तक चलती रहती है, जब तक कि नीचे क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। ठीक है, अब यहाँ एक आ गया, 3 बच गया, 3 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, तो स्वयं का ही भाग जाएगा 3 का, तो 3 एकम 3, दोनों जगह एक एक आ गया। इसका मतलब हमारा जो विधि थी, हमने भाग विधि वो कंप्लीट कर ली है। अब इनके अभाज्य जो गुणनखंड आए उनको गुणा में करना है, तो हम लिख देंगे 16 तथा 24 का लसर बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। गिन लो 1 2 3 4 12, 1 2 3 4 3 आए। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा किया 8 दूनी 16, 16 को 3 से गुणा किया तो 16 48। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारे 48 आ गए। ये दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि क्या बताई थी कि समापत्ति के आधार पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरी विधि भी मैं आपको बता रही हूँ, समापत्ति के आधार पर भी आप लसर पर निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए 16 और 24 के थे, तो देखिए 16 का समापत्ति लिखेंगे और 24 के भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो 16 के लिखेंगे तो 16 32 48 64 80, 16 एकम 16 32 16 43 16 64 16 पंजी 80 16 की 96 और भी आगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब 24 के भी लिख दे, 24 24 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छिकी 144। इस तरीके से आगे भी हम चलते जाते आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। अब मैंने क्या बताया था, समापत्ति। समापत्ति दो शब्दों से मिलकर बनाए, सम का मतलब समान, अपर्त्य का मतलब है गुणज। तो दोनों के समान गुणज हमें देखने, तो देखिए दोनों में समान गुणज देखिए, तो ये देखिए 48 है और यहाँ पर 48 है, यहाँ पे 96 है और यहाँ पे 96, और भी समापत्ति समान मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लसर क्या होगा, तो जो सबसे छोटा होगा,
जो उसका सबसे छोटा अपवर्त्य होगा वही उनका लस होगा। तो सबसे छोटा अपवर्त्य दोनों में यही मिला है 48 दोनों में, और सम का मतलब समान होता है, तो दोनों में समान, इसमें भी 48 है और इसमें भी 48 है, इसलिए 16 तथा 24 का लस बराबर होगा हमारे 48। अब पढ़ते तो हमारे समान और भी मिल जाएंगे, चिन्ह में मिल रहे, चिन्ह में आगे और भी मिल जाएंगे हमारे, लेकिन हमें कौन सा अपवर्त्य चाहिए, यहाँ पर सबसे छोटा होगा, क्योंकि लघुत्तम में क्या होता है, छोटी से छोटी। ठीक है, तो सबसे जो पहला अपवर्त्य कह सकते हैं कि पहला जो समान अपवर्त्य है वही उनका क्या होगा, लस होगा। तो तीनों विधियों से मैंने इस सवाल को हल किया है। पहली विधि हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने किया, दूसरी हमने भाग विधि से किया, और तीसरी हमने समापवर्त्य के आधार पर भी इसको हल कर लिया। तीनों विधियां आपको समझ में आ गई होगी। अब आप जो चाहे उस विधि से इसको हल कर सकते हो। और भी आगे हम सवाल हल करते हैं। हमारा 12, 18 तथा 24 का लस निकालना है। यानी अभी हमने दो संख्याओं का किया था, अब तीन संख्याओं का भी हम करेंगे। ठीक है, इसको भी आपको मैं बता रही हूं। तो यहाँ पर पहली जो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो उससे हम इसको करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, तो इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 12, 18 और 24, इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य का मतलब है अभाज्य संख्याओं का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग जा रहा है 12 में, 2 छकी 12, फिर 2 का जा रहा है 2 तिया 6, और 3 अभाज्य से 3 में 3 का जाएगा 3 एकम 3। कब तक करते जाते हैं, जब तक कि नीचे हमारे 1 नहीं आ जाता है। ठीक है, 2 का भाग लगाएंगे 18 में, जाएगा 2 नाम 18। अब 2 का 9 में नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3, 3 का जा रहा है 3 तिया 9, और 3 में 3 का जाएगा 3 एकम 3। 2 का भाग जाएगा 24 में, 2 एकम 2, 2 दून जाए 12 बार, 12 दून 24 होते हैं। फिर 2 का भाग जा रहा है 2 छकी 12, फिर 2 का जा रहा है 2 तिया 6, और फिर 3 में 3 का जाएगा 3 एकम 3। ये अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, और 24 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। चाहो तो आप इनको घात के रूप में भी लिख सकते हो। तो देखिए ये 2 बार आए, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा में 3। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 3, 2 बार आए इसलिए 3 की घात 2। ठीक है, 2 यहाँ पर 3 बार है, तो 2 की घात 3 गुणा में 3। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते, दोनों तरीके बता रही हूँ मैं, घात में भी लिख सकते हो आप, इस तरीके से भी खोलकर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड तो हमने निकाल लिए। अब दूसरा काम क्या है कि इनके हम जोड़े बनाते हैं, यानी सेम सेम ढूंढते हैं कि तीनों में सेम सेम गुणनखंड एक नहीं, तो यहाँ पर 3 संख्या है तो 3 के भी जोड़े बनेंगे, और दोनों में भी आ रही है तो 2 के भी जोड़े हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें तीनों में है, तो एक तो स्तंभ इसका हमारा बन गया जोड़ा, कह सकते हैं स्तंभ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका और इसका बन जाएगा, यानी 2 इसका और 2 इसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसका भी हमारा जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, आप गोल सर्कल भी कर सकते हो, मैं पूरा यहाँ पे बता रही हूँ इस तरीके से, तो 2 का भी यहाँ पर बन गया। ठीक है, 3 छूट गया यहाँ पे, 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 3 का हम इधर एक और बना लेंगे 3 का। ठीक है, अब देखिए इसमें तो बन गए, जोड़े में आ गए, इसमें भी एक बच गया 3, और इसमें 2 बन गए, इनके कोई किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाए, तो नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको भी हम उतार लेंगे, जोड़े बनेंगे उनमें से तो लेंगे, और जो बचे हुए हैं उनको भी हम लिख देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए इसमें 2 की घात 2 है, या 2 है, या 2 की घात 3 है, तो सबसे ज्यादा घात किसमें, इसमें, तो 2 की घात 3 लिख देंगे, यानी 2 को 3 बार लिख देंगे। और देखिए 3 है, 3 की घात 2 है, 3 है, तो ज्यादा घात इसमें ही है, ज्यादा बार 3 इसमें ही है, 2 बार है, इसलिए 3 की घात 2 या 3 को 2 बार लिख देंगे, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम लिख देंगे कि 12, 18 तथा 24 का लस बराबर, तो देखिए 2 का जोड़ा बना था तो इसमें से 2 ले लेंगे, गुणा में फिर हमारे 2 का ये बना था तो यहाँ पे भी 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 का हमारा बना था तो 3 का भी 1 ले लेंगे इस जोड़े में से। ठीक है, तीनों 3 जोड़े बने, एक 2 का एक 3 का, फिर ये 2 का 2 भी बनाए, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 संख्या से 3 का बन गया, 2 में मिल गया तो 2 का भी बना सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर 3 और 2 बच गए, तो इनको भी लिख देंगे 3 गुणा में 2। चाहो तो आप 2 को एक बार आगे लिख सकते हो, क्योंकि 2 2 फिर 3 3 हो जाएंगे, ऐसे भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब गुणा हम करेंगे तो देखिए 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा किया तो क्या है 4 3 12, और 12 को 3 से गुणा किया तो 12 3 36, और 36 को 2 से गुणा किया तो 36 दूनी 72। घात के रूप में करेंगे तो भी आपको पता है 2 की घात 3 आएगी, 2 3 बार आएंगे तो 3 बार आ रहे हैं, और यहाँ पर 3 घात 2 ली थी, 3 2 बार आएंगे तो 2 बार आ रहे हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आप खोल कर भी कर सकते हो और घात के रूप में भी कर सकते हो। तो कितना आ गया 72 आ गया। ठीक है, अब भाज्य गुणनखंड विधि से हमने इस सवाल को हल किया तो हमारा 12 18 तथा 24 का लसक कितना आया है 72 आया है। अब हम दूसरी विधि से करेंगे, दूसरी विधि का नाम है हमारे भाग विधि। क्या नाम है? भाग विधि। भाग विधि से भी हम करेंगे इसको, तो देखिए हम भाग विधि से करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे 12 18 और 24। सबसे पहले भाग लगाएंगे किसका? 2 का, क्योंकि 2 ही हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से ही करते हैं हम इसमें। ठीक है, भाग विधि भी हम अभाज्य संख्या से ही करते हैं। ठीक है, तो 2 का भाग इसमें 4 24 में भी जा रहा है, 18 में जा रहा है, 12 में जा रहा है, क्योंकि इसका एकांक 2 है, इसका 8 है, इसका 4 है। जिस संख्या का एकांक 0 2 4 6 8 होता है, वो संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो 2 का भाग जा रहा है 2 छकी 12, 2 से 2 नाम 18, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार हो गया। ठीक है, फिर 2 का जा रहा है तो 6 में जा रहा है, लेकिन 9 में नहीं जा रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, 9 को हम ऐसे ही उतार देंगे। 12 में जा रहा है तो 12 में भी देंगे, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 2 3 6। 9 में नहीं जा रहा तो 9 को ऐसे कैसे लिख देंगे, 12 में जा रहा है 2 छकी 12। ठीक है, अब 2 का भाग 3 में भी नहीं जा रहा, 9 में भी नहीं जा रहा है, और 6 में जा रहा है, तो 6 में जा रहा है तो 6 में तो देंगे, जब तक जा रहा है जब तक देते जाएंगे। 2 का भाग कितनी भी बार जाए, 4 बार जाए, 5 बार जाए, 8 बार जाए, देते जाएंगे। 3 में नहीं जा रहा, 3 को ऐसे लिख देंगे, 9 में भी नहीं जा रहा, 9 को भी ऐसे ही उतार देंगे, और 6 में जा रहा है 2 3 6। ठीक है, अब 3 9 3, दो तीनों में ही 2 का नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3। 3 का जा रहा है तो 3 का देंगे 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 एकम 3। ठीक है, अब दोनों तो एक आ गए, यहाँ 3 देंगे, 3 में 3 का जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, हो गया, नीचे एक एक आ गया। इसका मतलब हमारी भाग विधि हमने जो की वो कंप्लीट हो गई। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए इधर, उनको हम गुणा कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 12 18 तथा 24 का लस बराबर हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा किया तो 8 तिया 24, 24 को 3 से गुणा किया तो 24 ती 72, 24 ती 72। तो इसका भी क्या आ गया हमारे 72 आ गया। ठीक है, भाग विधि से हमारे 72 आंसर आ गए। तीसरी विधि थी हमारी समापवर्ती के आधार पर निकालना, समापवर्ती के आधार पर, समापवर्ती के आधार पर। तो देखिए 12 के समापवर्ती लिखेंगे, 18 के लिखेंगे, और 24 के भी हम समापवर्ती लिखेंगे। ठीक है, तो 12 के समापवर्ती लिखेंगे तो 12 24 36 48 60 72 84 96 डेस आगे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 18 लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, यानी 18 यानी पहाड़ा है तो लिखना है 18 18 36 38 54 48 72 18 5 90 88 160 26 18 44 18 नाम का 162 18 100 से आगे भी करते जाएंगे। 10 के बाद में 11 से गुणा कर लेंगे, 12 से गुणा करेंगे, 13 से गुणा, ऐसे चलते हुए चलेंगे। ठीक है, 24 के लिखेंगे 24 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 चिकी 144, 24 सात 168, 24 आठ 192, 24 नाम के 216, 24 डाई 240, और आगे भी लिख देंगे। सबके लिख सकते हैं, आगे तो कितने भी चाहे लिख सकते हैं। अगर हमें यहाँ तक नहीं मिला तो हमें आगे पहाड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यानी आगे के हमें गुणज या अपवर्त्य लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते, अगर यहाँ मिल जाता है हमें तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 36 में भी इसमें नहीं है, 48 में इसमें नहीं है, 60 इसमें तो नहीं है, 72 इसमें है, इसमें भी और इसमें भी, यानी तीनों में मिल गए 72 72 और 72। ठीक है,
अब आगे में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला ही जो अपवर्त्य होगा इनका, ठीक है, समान अपवर्त्य होगा, पहला ही जो समान अपवर्त्य होगा वही उनका क्या होता है, लस होता है। आगे तो जैसे इसमें 144, इसमें 144 है, और जब हम 12 को करेंगे 12 से गुणा तो आगे हमारे जैसे यहाँ पे चिन्ह हो गए, उसके बाद बार चिन्ह बार नाम का 108 हो जाएंगे, ठीक है, और बार डाय 120 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आगे जब हम चलेंगे तो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे भी हमें 144 मिल गया, लेकिन दूसरे से मतलब नहीं है, दूसरे पर समान अपवर्त्य से हमें तो पहले से ही मतलब है, यानी जो सबसे पहला समान अपवर्त्य होगा वही उनका लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 12, 18 तथा 24 का लस बराबर क्या होगा, 72 होगा, क्या होगा, 72, ठीक है। तो पहला अपवर्त्य में ढूंढना है समान, यहाँ पे सम लगाए, इसका मतलब है समान अपवर्त्य ढूंढना है, तो उस आधार पर हमारे क्या हो जाएगा, 72। तो तीनों विधियों से मैंने आपको बता दिया है, 2 प्रश्न हमने कर लिए, तीनों विधि से किया है। अब आपको जो विधि आपको समझ में आए उस विधि से आप कर सकते हो, चाहे संख्या 2 अंकों की हो, 3 अंकों की, 4 अंकों की हो, या चाहे हमारे 2 संख्याओं का हो, या 3 संख्याओं का हो, या 4 संख्याओं का हो, 5 का हो, कितना का हो, यही विधियां अपनी चलेगी। अब जो भी विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से आप इसको कर सकते हो। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, आप भाग विधि से भी कर सकते हो, और आप समापवर्त्य विधि से भी। अब जैसे देखो समापवर्त्य में तो देखें तो बड़ी बड़ी जब संख्याएं आएंगी तो उनको उनके गुणज या अपवर्त्य लिखेंगे तो बहुत ज्यादा आप में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए यह विधि तो बहुत कम काम में लेते हैं, ज्यादातर तो भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तो अभाज्य ये जो भाग विधि होती है उसी से ज्यादातर तो लसक की विधि की जाती है। अब आपकी चॉइस है, आप जिस पे आधार पर आप करो या आपको जो समझ में अच्छी लगे उस विधि से आप कर सकते हो, लेकिन विधि को सही तरीके से आपको करना है, तभी आपका आंसर सही होगा। ऐसे नहीं कि उल्टे सुल्टे कर दे और आंसर भी उल्टे सुल्टे आ जाए, सही तरीके से करना है। जो विधि आपको सबसे अच्छी समझ में आए ना, आप उस विधि से ही करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके सवाल थे वो भी कर लिए, 2 सवाल थे कर लिए। अब आगे और भी जो प्रश्न है या लैंग्वेज से संबंधित भारतीय जो भी प्रश्न होते हैं वो भी हम करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।